जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग औरंगज़ेब का बचा हुआ पोर्शन लेकर आए हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई थी पिछली बार, जिनको इसमें क्या करना है, कवर अप करना है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए, इसलिए हो सकता है तीसरा वीडियो भी लाना पड़े। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तथ्यों को देखते चलिए, समझते चलिए, आपको आसानी से चीज़ें आती जाएंगी। औरंगज़ेब को क्यों पढ़ना आवश्यक है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि औरंगज़ेब से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं मुग़ल काल में। दो ही लोग हैं जिनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। एक तो आता है अकबर के बारे में, संभावित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, और दूसरा औरंगज़ेब के बारे में। एक अपने सहिष्णु नीति के लिए ज़्यादा जाना जाता है और एक अपनी कट्टर सोच के लिए जाना जाता है। औरंगज़ेब को सामान्यतः अपनी बहुत ज़्यादा कट्टर सोच के लिए जाना जाता है। ये वास्तव में बहुत कट्टर था। कितना कट्टर था मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। इतना कट्टर मुसलमान था, मुस्लिम था, मुग़ल था कि हिंदुओं पर कुछ और टैक्स लगाता था, मुस्लिमों पर कुछ और टैक्स लगाता था, मंदिरों पर कुछ तोड़वाता था, मस्जिदें बनवाता था। कहीं ना कहीं इसके अंदर ये कट्टरतापन उसके विनाश का एक कारण बनता है। जब वो मंदिरों को तोड़ता है तो एक जाने अनजाने वो हिंदुओं के एक विशेष वर्ग का टारगेट होता चला जाता है, और यही टारगेट होना उसको आगे चलकर मृत्यु का कारण बनेगा, यूँ कहें बर्बादी का कारण बनेगा। तो चलिए आज औरंगज़ेब का बचा हुआ पोर्शन पूरा सुनते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आज के बाद आपको औरंगज़ेब में कुछ भी शेष ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना पता हो। तो पिछली बार भी मैंने कहा था, किसी ने पूछा था इसका उपनाम आलमगीर है या इसकी उपाधि आलमगीर है। तो आलमगीर का मतलब होता है, आलम माने होता है विश्व और गिर माने शासन करने वाला, विश्व का नियंता। तो आलमगीर का शाब्दिक अर्थ हो गया विश्व का शासन करने वाला या विश्व पर शासन करने वाला। तो ये है किसके बारे में, औरंगज़ेब की बेसिक कहानी। चलिए शुरू करें। मुझे उम्मीद है आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज लेकर आए हैं। सबसे पहले औरंगज़ेब की क्वेश्चन आया था सर मेंस में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो हम इसका फॉर्मेट मेंस का कर दिया है। ठीक है, प्री के लिए पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। जिन्होंने औरंगज़ेब का पहला वीडियो नहीं देखा वो जरूर जाकर देखें। वहाँ सिखों के विद्रोह तक हमने आपको कहानी सुनाई थी। आज की बात करेंगे हम कहाँ पर, शिवाजी से लेकर शुरू करेंगे, और जितने बचे हुए अफगान विद्रोह, शिवाजी के विद्रोह या मेवाड़ के राजाओं के विद्रोह, और अंत में उसकी सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति और धार्मिक नीति पर आज चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। चलिए धैर्य बनाकर सुनते चलते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले औरंगज़ेब की धार्मिक और सामाजिक स्थिति एवं दक्षिण नीति पर आज हमारा टॉपिक है, यानी जो बचा कुचा पोर्शन है वो हम औरंगज़ेब का यहाँ से लेकर आए हैं। ठीक है, अब इसके ज़रा देखेंगे। मेवाड़ के राजा, उनका नाम था राजा राज सिंह। क्या नाम था? महाराणा राज सिंह। हुआ क्या, एक कहानी ज़रा सुन लीजिएगा। जो राज सिंह हैं, औरंगज़ेब ने अपने राज्य में अचानक ही जजिया कर लगा दिया। जजिया कर वह कर होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जजिया कर वह कर होता है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। तो आप यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन होता है। क्या गैर मुस्लिम का मतलब है कि क्या अफ़गानों से नहीं लिया जाएगा? दूसरा, क्या तुर्कियों से नहीं लिया जाएगा? क्या मंगोलों से नहीं लिया जाएगा? ध्यान रखिएगा, मुग़ल का मतलब केवल मुग़ल था। आप चाहें आप ये बच जाएं कि तुर्कियों से नहीं लगेगा, आपके फारसियों से नहीं लगेगा, आप नहीं, सबसे लगेगा। हिंदू इन द सेंस नहीं कहेंगे। अब कारण क्या? भारत में बहुलता या बहुसंख्यक कौन है? हिंदू हैं। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये हिंदुओं पर लगने वाला कर नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिम, यहाँ शब्द क्या यूज होता है? गैर मुस्लिम। तो महाराणा जो राज सिंह थे, ये तो मुस्लिम थे नहीं, तो इन्होंने अचानक जजिया कर लगा दिया। और जजिया कर को आपको अच्छे से मतलब है, अकबर ने ख़त्म किया था, इसने फिर से जजिया कर लगा दिया और कहा क्या कि जितने भी लोग हैं गैर मुस्लिम वो सारे टैक्स अदा कर देंगे। और इस टैक्स को देने से मना कर दिया किसने? इन महाराणा राज सिंह ने। इन्होंने कहा हम कोई टैक्स आप देने को तैयार नहीं हैं। और यही कारण था कि औरंगज़ेब से इनकी ठन जाती। और ठनने के कारण एक और कारण था। जोधपुर की एक राजकुमारी थी चारुमती, ध्यान से सुनिएगा। चारुमती का विवाह तय होता है किससे? औरंगज़ेब से। कब? जब शाहजहाँ मतलब जिंदा था। औरंगज़ेब की शादी चाहता था किससे हो जाए? चारुमती से। लेकिन हुआ क्या कि औरंगज़ेब इससे शादी करता उससे पहले महाराजा राज सिंह ने जाकर इसको उठा लिया और चारुमती से स्वयं विवाह कर लिया। तो कहीं ना कहीं औरंगज़ेब के अंदर कुंठा बैठी थी। किसको लेकर? मेवाड़ को लेकर। तो आपको पहले बता चुका हूँ, मेवाड़ और चित्तौड़ को अकबर कभी जीत नहीं पाया था। बाद को संधि के तहत जहांगीर ने भले उसको मिला, मैंने आपको कहानी सुनाई थी जहांगीर के वीडियो में,
भले उसने संधि के तहत जहांगीर के समय मिला लिया गया था कि मेवाड़ को पूरी तरह कोई जीत नहीं पाया। यही हुआ कि मोटा राजा उदय सिंह की इस पुत्री के विवाह को लेकर जब विवाद हुआ तो औरंगजेब और खौरिया गया, गुस्सा गया, और जब गुस्सा गया तो उसने मेवाड़ के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी औरंगजेब पहले आक्रमण करने नहीं जाता था, वो हमेशा तब आक्रमण करने जाता था, पहले वो अपने सेनापतियों को, अपने सैनिकों को, अपने जो नीचे के अधीनस्थ लोग होते हैं उनको भेजा था, और बाद में अपना खुद जाया करता था जब उनसे काम नहीं बना करता था। तो मेवाड़ पर जब आक्रमण होता है तो मेवाड़ को संधि के तहत, ध्यान से सुनेंगे, मेवाड़ के संधि के तहत मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। क्या हो जाता है, संधि हो जाती है राजा जयसिंह से, इनको जीत फिर भी नहीं पाते। ठीक, तो ये कहानी थी किसकी, मेवाड़ की नीति या दक्षिण भारत में प्रवेश करने के रास्ते में। इसके बाद गोलकुंडा और बीजापुर जीतने के लिए मराठों को हराना आवश्यक था। क्यों भैया, अगर आपको दक्षिण भारत में प्रवेश करना है, देखिए जरा मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दक्षिण भारत में प्रवेश करना, जगह कम है, फैक्ट्स ज़्यादा हैं, मैं अच्छा ध्यान रखेंगे, हम बिना फैक्ट्स के भी आपको सारी चीज़ें कहानी सुना सकते हैं, PDF दे सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट इसलिए हम लेकर आते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आसानी से आप तथ्यों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो ज़रा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब अच्छे से, बढ़ा के ऊपर 3 बिंदियाँ होंगी, आपके YouTube पर 3 बिंदी होंगी, उनको क्लिक करेंगे तो वहाँ 144, 207, 360, 480 ऐसे होगा। तो आप जितना बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको साफ साफ आपके पास हो जाए, इसी से कहानी आप ड्रा कर लीजिए, फैक्ट के लिए, परीक्षा के लिए पर्याप्त होगा, तो आपको PDF हमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक, हमें उम्मीद है आपने इसके साथ ले लिया होगा। चलिए अब जरा देखते हैं मैप में कैसे क्या स्थिति रही। देखिए, अगर दिल्ली से चले व्यक्ति को बीजापुर और गोलकुंडा जाना है तो सबसे पहले मेवाड़ को जीतना होगा तो ही आप आएंगे ना, और अगर आपको गुजरात आना है तो भी मेवाड़ को जीतना पड़ेगा। तो हुआ क्या, इस मेवाड़ ने ही, याद करिए, नरक किया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा प्रताप को, सब याद करिए, सबके लिए नरक यही रहा। अब आज जब अगर इनको जाना तो भी मेवाड़ से जाना है। आप कहेंगे इधर से सर क्यों नहीं चले, इधर से जाने के लिए पहले से ही वहाँ अफगान बैठे तो आपको जाने नहीं देंगे। तो अगर आपको गोलकुंडा बीजापुर यहाँ पर आना है तो आपको फिर मेवाड़ को जीतना पड़ेगा, यानी रजवाड़ों को जीतना पड़ेगा। और यही कारण था कि मराठों को हराने के लिए, यानी सॉरी मेवाड़ को नहीं, मराठों को हराने के लिए, यानी मुंबई के क्षेत्रों से आपको जाना पड़ेगा। तो मुंबई, इन मराठों को हराने के लिए सबसे पहले वहाँ मराठा शासक कौन है, आपको अच्छे से पता है, मराठा शासक है पहाड़ी चूहा। पहाड़ी चूहा उपनाम किसका है, शिवाजी का। किसका नाम है, शिवाजी का। अच्छा देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें शिवाजी के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के बहुत बड़े जानकार थे। गुरिल्ला युद्ध या इसी को कहते हैं छापा मार युद्ध। क्या कहते हैं इसको, गुरिल्ला या छापा मार युद्ध। क्या है जरा इसमें होता क्या है कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, छुप कर वार करना। ये क्या कहते हैं, पहाड़ियों के आसपास से ही छुपे रहा करते थे, कोई सेना बगल से निकले उसके ऊपर आक्रमण किया और फिर जाके छुप जाया करते थे, सामने वाले को पता नहीं चलता था कौन मार रहा कौन तोड़ रहा। यही कारण था, ये गुरिल्ला और छापामार युद्ध के बड़े बहुत ही जानकार थे। या यूँ कहें कि इनका जन्म ही ऐसे क्षेत्रों में हुआ था जो पहाड़ियों में था, और पहाड़ियों के आसपास क्षेत्र में ही इनको पूरा लालन पालन था, तो वो उनके लिए खेल था। लेकिन जो अननोन व्यक्ति वहाँ पर जाएगा उसके लिए बहुत बड़ा बवाल था। तो हुआ क्या कि अब इसको जीतने के लिए मराठों को निपटाना था। तो मराठा निपटाने में हुआ क्या कि मराठा विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले एक कार्यक्रम रचा गया। मैं पूरा आपको दिखा दूं। मराठा साम्राज्य में सामान्यतः 4 लोगों को पढ़ा जाता है। कौन, पहला है शिवाजी, दूसरा है संभाजी, तीसरे हैं राजाराम और चौथे हैं ताराबाई, जो अपने एक अल्पवयस्क बच्चे को राजा बनाकर अपना स्वयं सत्ता संभालती हैं। कब तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। ध्यान रखिएगा, जो उत्तरकालीन मुगल के शासक होंगे वह सब छोटे छोटे चिरकुट टाइप के होंगे। तो यूँ कह लेते हैं कि औरंगजेब के समाप्त होते ही मुगल काल का भी समापन हो जाता है। तो इसका मतलब है औरंगजेब निपटा और मॉडर्न हिस्ट्री में हम प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल अभी नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो थे शिवाजी का पुत्र था संभाजी, इसके बाद इनका एक पुत्र था राजाराम, और इनके बाद अगली शासिका ताराबाई थी। तो ये 4 शासकों का हम लोग 1640 से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का मराठों ने लगातार संघर्ष किया। अब कहानी क्या, जरा देख लीजिए। शिवाजी को संदेशा भेजा गया कि आप एक काम करिए कि आप संधि कर लीजिए हमारे साथ, या आप हमारी शरण में आ जाइए, या अधीनता स्वीकार कर लिए। शिवाजी बोला, मैं पहाड़ी चूहा ठहरा, मैं तुम्हारे आसपास नहीं आने वाला, एक्सेप्ट करना तो छोड़ो, तुमको हम खुद कूट के धर देंगे। इस कारण हुआ क्या
शिवाजी के लिए 1659 में बीजापुर का जो एक अली आदिल शाह था, अली आदिल शाह जो प्रतिनिधि था, ये था अफजल खां। ये आता है किससे बातचीत करने? शिवाजी से। क्यों? बीजापुर, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर बीजापुर अधीन आ जाए किसके? मुगल के, ऐसे ही तो मराठों से लड़ाई क्यों करना पड़े? अली आदिल शाह एक ऐसा शासक था जो बहुत खतरनाक था, तो औरंगजेब वहाँ तक पहुँच पाया ही नहीं था, और जाओगे तो मराठों को पार करके जाओगे ना। तो अली आदिल शाह, इसका एक प्रतिनिधि था अफजल खां, ध्यान सुनिएगा, अफजल खां। और वो रचना रच के गया था कि शिवाजी को, देखिए सबकी अपनी रचना सुनिए। आदिल शाह चाह रहा है कि शिवाजी को मार डालूं, और शिवाजी को मार डालूं तो औरंगजेब यहाँ आ नहीं पाएगा, ध्यान सुनिएगा, और अब उसके आने का रास्ता ही नहीं रखेंगे। दूसरा, हम पूरे पे शासन कर लेंगे। शिवाजी ये चाह रहे हैं कि इसको निपटा दूं, बीजापुर मेरा हो जाए, और जब मेरा हो जाएगा तो औरंगजेब को आने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो अपने अपने में लगे। अब हुआ क्या, अली आदिल शाह ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां आता है शिवाजी से मिलने, और अफजल खां के दिमाग में भी पल रहा होता है कि शिवाजी को मारना है, और इसी मारने के प्रक्रम में उसके दिमाग में चलता है कि कैसे शिवाजी की हत्या की जाए। लेकिन इससे पहले कि शिवाजी पर वो आक्रमण करता, मैं आपको पहले कहा था क्या कि यह खुद बहुत बड़ा गुरिल्ला छापामार युद्ध का वो था, तो इसने पहले से रचना रख रखी थी। तो इसने क्या है, बगनके क्या होते हैं, नाखूनों में बड़े बड़े लोहे के पहने जाते हैं दोनों हाथों में। तो जब उनके गले मिला तो उसको रचना समझ में आ गई। उसने देखा सैनिक आसपास खड़े हैं जो मुझे हत्या करेंगे, तो उसने दोनों बगन के पीठ में गले मिलके और हाथों घुसा कर नोच दिया, और अफजल खां की वहीं क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिवाजी ने बीजापुर को आदिल शाह के जो प्रतिनिधि था उसकी हत्या करके बीजापुर हथियाने की पूरी योजना बना रखी। और इस चीज़ से और चिढ़ गया कौन? औरंगजेब। कि मैं तो बीजापुर जा रहा था, ये खुद ही वहाँ शासन करने में लग गया। इस प्रकार ये जो आदिल शाह का प्रतिनिधि था ये मारा जाता है। आदिल शाह से बात को समझौता हो जाता है किसका? शिवाजी से। अब होता क्या है, 1660 में, ध्यान सुनिएगा, 1659 में इनको भेजा गया था। 16 से 60 में शाहिस्ता खां, शाहिस्ता कौन था? रिश्ते में इनका, इनका ससुर था। तो रिश्ते में इनका जो ससुर था, तो शाहिस्ता खां ये पहले बंगाल का सूबेदार था, याद करिए, मीर जुमला के समय। और जब मीर जुमला की मृत्यु हो जाती तो यही बनाया जाता है। तो ये जो शाहिस्ता खां हैं ये दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाता है, और शिवाजी को जाने के लिए क्या करता है, इसको मारने के लिए, आक्रमण के लिए भेजा जाता है एक बड़ी सेना देकर। सुनिएगा, जब बड़ी सेना लेकर जाता है तो पूना महल में रात को रुकता है कि सवेरे इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। और ये खबर किसको मिल जाती? शिवाजी को। और शिवाजी जान गए जब कि मेरे ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो शिवाजी ने क्या किया, रात को सोते समय जो शाहिस्ता खां मुर्गा खा के आराम से सो गया कि सवेरे निपटाएंगे शिवाजी को। शिवाजी ने कहा सुबह का क्यों इंतजार करता यार, हम रात में तुमको भेजे दे रहे, और रात में ही आक्रमण कर दिया पूना महल के ऊपर। और जैसे उसके ऊपर आक्रमण किया, शाहिस्ता खां को लुंगी लपेट के भागना पड़ा दरबार से। आप जान लेंगे क्यों भागा? अरे भैया नहीं भागोगे तो मारे जाओगे। तो शाहिस्ता खां वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार पूना महल को भी अधीन कर लिया। और खौरिया आ गया कौन? शिवाजी। ध्यान से सुनिए रहेगा। अब खौरिया आ गया औरंगजेब की, यार बहुत बदतमीज आदमी ये कौन? शिवाजी। ये तो ह्यों निपटा दिया। अब क्या किया, अभी भी अपना नहीं गया। मैंने आपसे क्या कहा था, ये बहुत लास्ट में जाता है जब सब पराकाष्ठा पार हो जाता है, क्योंकि भैया जिंदा पीर है, हो सकता है आके सब कुछ कर डाले। यस। इसके बाद क्या हुआ, शिवाजी ने जब पूना महल जीता तुरंत ही 1664 में इन्होंने सूरत के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उस समय सूरत कोठी किसकी थी? औरंगजेब की। और सूरत शहर को जी भर के लूटा। यानी वहाँ कुछ भी कहा जाता है कि वहाँ की थाली कटोरी तक भी ले गया कौन? शिवाजी। सैन्य अड्डों का, सामान्य जन का नहीं, सैन्य अड्डों का बहुत लूटपाट करी किसने? शिवाजी ने। और गुस्सा कर दिया किसको? औरंगजेब को। यानी अब कुल मिला के औरंगजेब इतना चिढ़ गया कि यार मुझे पागल समझ रखे हो गया। तो उसने क्या किया, अब उसने एक योजना बनाई किसको? शिवाजी को निपटाने की। ध्यान से सुनिएगा। अब उसने क्या किया, एक शासक थे मेवाड़ के, उनको भेजा गया कहाँ? मिर्जा राजा जय सिंह को। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा गया 1665 में उनसे कि जाके उनको समझा दो, जाके किसको? शिवाजी को, कि समझ जाएं। अब इसने शिवाजी ने उनके संधिपत्र को क्या कर दिया, मारी लाद है, कुछ नहीं, तुम ठाकुर कैसे आदमी जो आ गए मुगल की बात लेकर मेरे पास, भगा दिया किसको? जय सिंह को। लेकिन जय सिंह ने एक रचना रच रखी थी, दिखाता हूँ रचना क्या थी। रचना ये थी कि जय सिंह ने इकट्ठा आक्रमण नहीं किया। ध्यान सुनिएगा। कुल किले कितने थे? 35। ध्यान सुनिएगा। शिवाजी के हिस्से में 35 मराठों के किले थे।
अब ये करता क्या है, सभी किलों पर एक साथ आक्रमण करेंगे तो सब जगह के सैनिक जान जाएंगे, हमको मारेंगे। तो करता क्या है, मान लीजिए एक ये किला है, एक ये किला, ध्यान सुन लीजिएगा, किताबों में नहीं मिलता। ये किला है, तो करता क्या, ध्यान सुनिएगा, करता क्या है, यहां पर बैरियर लगाता है। ध्यान सुनिएगा, यहां पे बैरियर लगाता है कि इनकी सूचना यहां तक ना जाने पाए। यहां सैनिकों का एक बैरियर लगा दिया पूरा, और एक सैनिकों का बैरियर यहाँ, एक सैनिकों का बैरियर यहाँ, एक सैनिकों का बैरियर यहाँ, यानी कि अब कोई सूचना ए से बी को नहीं जा सकती और सी को डी की नहीं जा सकती, यानी एक दूसरे की सूचनाएं कहीं जाना बंद हो जाएंगी। और इसके ऊपर आक्रमण कर दो इकट्ठा। किसने किया, राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने। और जैसे इसके ऊपर आक्रमण करता, सोचिए जब उसने सूचना भेजोगे तब तो यहाँ से सेना पहुँचेगी, इनकी सेना बहुत बड़ी, इनको मार निपटा डाला। ध्यान सुनिएगा, अब हुआ क्या, अब इस बैरियर को हटाया। अब ये इसी को कहते हैं गुरिल्ला और छापा मार युद्ध। तुम्हारी ही युद्ध तुम पे काम आ रही। देखिए अब हुआ क्या, अब ये ए से बी को आया, अब भैया बैरियर तो इन्हीं का था ना, सूचना नहीं मिली, ये सारे के सारे यहाँ पहुँच गए इसके पास और इसके ऊपर आक्रमण कर लिया। बी को भी जीत लिया, सी को भी जीत लिया, डी को। इस प्रकार 32 में से 23 किले राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने हथियार लिए, और इस चीज़ की कहीं जो भी रास्ते में खबर लेकर आए मार दिया जाए। इस प्रकार मजबूर होकर शिवाजी ने एक संधि की, उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि। क्या कहा जाता है, पुरंदर की संधि। कब, 1665 में। कब, 1665 में। और इसकी जो रियल डेट है 22 जून 1665। 22 जून 1665। कमेंट बॉक्स में ज़रा आपको बताना है ईमानदारी से, और कमेंट बॉक्स लाइव क्लास के बाद भी जो सोशल कमेंट होते हैं उस पर ज़रूर बता दिया करिए कि सोशल कमेंट में आपको ये बताना है कि जितने भी मोस्टली युद्ध हुआ करते थे, जितने, वो सामान्यतः गर्मियों में क्यों होते थे। फरवरी से लेकर जून तक ही युद्ध ज़्यादा तक मिलते हैं। आप देख लिए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, इवन दैट भारत को आज़ादी भी गर्मी के समय ही मिली थी। 15 अगस्त को हमें नहीं लगता कि ठंडी पड़ने लगती। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आखिर क्या कारण है कि सारे सामान्यतः युद्ध जो होते थे वो गर्मियों में होते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि मिर्जा राजा जय सिंह से के साथ औरंगजेब की संधि नहीं है, मिर्जा राजा जय सिंह और इनके बीच एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। और उसमें कहा जाता है कि 23 किलो की जो जितनी मिल्कियत होगी, मिल्कियत माने जानते हैं, जितना भी आय होगी या जितनी लगान होगी, वो सारे की सारी आपको औरंगजेब को भेजनी होगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको जब भी हम बीजापुर पे आक्रमण करेंगे शिवाजी हमें मदद करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, अपने पुत्र संभाजी को भेज दो, कहाँ पर, राज दरबार में। कुछ एक टुकड़ी सेना की लेकर संभाजी जहाँ चला जाता है, राज दरबार में। फिर गलती, मैं आपको एक बार सुना चुका हूँ कुतुब खां के बारे में, जलाल खां के बारे में। किसने भेजा था, शेरशाह सूरी ने। किसके दरबार में, शाहजहाँ के दरबार में। याद आया, वो रचना वही थी, दोबारा रचना ये रचना है। संभाजी अपनी टुकड़ी लेकर कहाँ पहुँच जाता है, औरंगजेब की सेवा में। और ध्यान रखिएगा, संभाजी को 5000 का मनसब मिलता है। ये पेपर में आ चुका है कि शिवाजी को, देखो सबसे ज़्यादा मनसब अगर किसी को मिला है तो मान सिंह को मिला है 7000 का, और इनको कितना मिल रहा है, 5000 का मनसब दे रहा है किसको, इन संभाजी को। अब हुआ क्या कि जब 35 किले चले गए, ये सारी संधियाँ हो गई, इसी संधि को पुरंदर की संधि कहती हैं। अब हुआ क्या कि बहुत कहने पर मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि यार जो हो गया सो हो गया, एक बार आप औरंगजेब से मिल लो, समझौता कर लो, ये विवाद ही मत रखो, दक्षिण भारत का बीजापुर गोलकुंडा जीत कर उनको दे दो और आप पूरे पे शासन करो। शिवाजी को लगा कि पुत्र वहाँ पर है ही, कोई दिक्कत नहीं, चलो मिल लेते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब ने दिल्ली में मिलने से मना किया, बल्कि वो कहाँ आ गया, आगरा आ गया। आगरा में दीवाने आम दीवाने खास में आपको पढ़ा चुका था, अकबर के समय से काम कर रहा था। तो दीवाने आम दीवाने खास में, वो दीवाने आम में शिवाजी आते हैं और खड़े हो जाते हैं। बैठा है औरंगजेब बीच में, उसने सबसे पहले एक बार देखा तो मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि साहब ये शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी। ओह वेरी गुड वेरी गुड। फिर अपने काम में लग गया। सोचिए कितना खतरनाक आदमी, जिससे रुलाए पड़ा जान के इग्नोर कर रहा है, मरोगे तो है ही। उसने अच्छा ठीक 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 ठीक। तो जहाँ जनता लाइन में खड़ी थी वहीं लाइन में शिवाजी खड़े रहे, दीवाने आम में, दीवाने खास तो छोड़िए। और जब वहाँ खड़े रहे तो वहाँ पर बात को मुलाकात हुई औरंगजेब से, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कुंठा हो गई। स्वाभाविक को कुंठा होनी चाहिए। आपको याद करिए, मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी कि जब पकड़ के जाता है कौन, बैरम खां के सामने, तो याद करिए दक्षिण भारत में मैंने एक बार एक और कहानी आपको सुनाई थी कि जब यादव कुल का जो था वो, या दक्षिण भारत में
वो यादव को पकड़ के ले जाता है राजेंद्र प्रथम के सामने, और वहाँ कहता है कि साहब, क्योंकि एक रियासत का राजा था, तो कहता तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो वो कहता है कि साहब जैसे एक राजा के साथ सलूक करता आप वैसा करो। तो कायदे से औरंगजेब को एक राजा जैसा ट्रीट करना चाहिए था ना शिवाजी से, और शिवाजी ने उसका अपमान कर दिया, औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया। खैर मुलाकात हुई और वहाँ से गुस्सा होकर रात को ही ग्वालियर निकल गए। कौन? शिवाजी। और जैसे ग्वालियर गए, ग्वालियर में इनको क्या कर लिया गया? कैद करके जेल में डाल दिया गया। और जैसे ही इनको, उसको जयपुर भवन कहा जाता है, वहाँ पर जाकर कैद कर लिया गया। किसको? शिवाजी को। लेकिन एक उत्सव हो रहा था, एक उत्सव मनाया जा रहा था उसी किले में। तो लड्डुओं की, ध्यान से सुने, लड्डू और फूलों की बहुत बड़े टोकरियाँ आ रही थी। और हुआ क्या, उन्हीं टोकरी में बैठकर शिवाजी महल से गायब हो गए। औरंगजेब को पता नहीं चला, चूहा था, चूहा का काम कर गया काट पीट के बाद। और फिर जाकर फिर सूरत को लूटा कि तुम्हारी ऐसी तैसी, हम तुम इतना हानि पहुंचाएंगे तुम सोचोगे। ध्यान सुनिएगा। अब तुरंत जैसे ही बाहर आता है, वैसे 1670 में पुनः सूरत को जी भर के लूटता है। और जब इसको जी भर के लूटता है तो औरंगजेब खौरिया जाता है बहुत कस के। और जब इतना चिढ़ जाता है कि शिवाजी की अनायासी अचानक क्या हो जाती, मौत तो हो जाती है, और गहरी सांस लेता है। कौन? औरंगजेब। बच गए। लेकिन बचा नहीं, अभी उसका जो पुत्र था संभाजी, उसने बगावत शुरू कर दी। किसने? संभाजी ने। और क्योंकि संभाजी उतना तेज तो था नहीं अपने पिता जैसा, तो हुआ क्या कि इसको बहादुरगढ़ के किले में, किसको? संभाजी को, और इनका एक दरबान था, दोनों को, केशव सिंह उनका जो कवि था, इन दोनों को ही बहादुरगढ़ के किले में धोखे से क्या कर दिया गया? मार डाला गया। ध्यान सुनिएगा। धोखे से इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इसके बाद एक कमज़ोर शासक के रूप में कौन बैठता है? राजा सिंह। कौन बैठता है? राजा राम। और इसी राजा राम के समय ही औरंगजेब मोस्टली राज्यों को क्या करना शुरू कर देता है? सारे किलों को क्या करता है? फिर से कब्जा करना शुरू करता है। और अंत में ताराबाई एक महिला शासिका के रूप में आती हैं, जो मराठा शासिका थीं, जिन्होंने अपने एक अल्पवयस्क बच्चे को गद्दी पर बिठाकर मराठों की और स्वयं शासन चलाती थी। कौन? ताराबाई। तो ये ताराबाई 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक जिंदा रही और लगातार संघर्ष करती रही। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। अब क्या हुआ, ये थी कहानी किसकी? इनके साथ संघर्ष की। तो आप समझ में आ गया पूरी कहानी। जहाँ तक समझ में औरंगजेब की थी वो हमने आप तक पहुँचा दी। ठीक, आप जरा बात करते हैं किसके बारे में? औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात। तो स्पष्ट मेरी बात समझ लीजिए। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान माने वो पूरी तरह से कट्टर था। इतना कट्टर था कि जो सिक्कों पर कलमा खुदाया जाता, कलमा माने जैसे हमारा गायत्री मंत्र होता है, वैसे कलमा खुदवाया जाता था। जैसे आज की सिक्के पर नहीं लिखा रहता है रुपए, 1 रुपये ऐसे लिखा था ना, या 5 रुपये, तो इसी में अगल बगल इस स्थानों पर यहाँ कलमा लिखा जाता था। तो कहता था कि ये सिक्का हिंदू के हाथ में भी जाएगा, मुसलमान के हाथ में भी जाएगा, फारसी के, पुर्तगाली सबके हाथ में जाएगा ना, और जब कलमा इनके हाथ में पड़ेगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सिक्कों पे कलमा खुदवाना बंद कर दिया। इतना कट्टर था। दूसरा, इसने क्या किया था, धार्मिक नीति कितना गंदी थी इसकी, कि मुस्लिम से ये टैक्स, जिसे हम पान डायरी टैक्स कहते हैं या व्यापार कर कहते हैं, मुस्लिम से 2.5% लिया करता था। हाँ सुनिएगा। और हिंदुओं से 5% लेता था व्यापार टैक्स। यही नहीं, आगे चलकर इनको माफ़ कर देता है इनका टैक्स, और इनका टैक्स बढ़ाकर कितना कर देता है? 10% कर देता है। यानी पूरा जोर हिंदुओं पर लगा रखा था कि इनको, और कहता क्या था, मैं भारत को दारुल हर्ब से, यानी मुस्लिम से दारुल इस्लाम बना दूंगा। यानी क्या बना दूंगा? सबको मार कूट के रक्त और लौह की नीति है, यानी काट डालो बस, और कोई संपर्क में नहीं। इसी की नीति को कहा जाता है रक्त और लौह की नीति, और उनकी थी लौह और रक्त की नीति। किसकी? बलबन की, है ना। तो ये क्या हुआ, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दूं, यानी सब हिंदुओं को काट, काफिरों को मारो और सबको मुस्लिम बनाओ। ये कौन कहता था? औरंगजेब। इतना खतरनाक, इतना गंदा टाइप का शासक था। अब जरा देखो क्या है कि इसने कहा था कि जितने भी मंदिर हैं जहाँ पर लोगों का संगठन होता है, जहाँ जितने भी मंदिर हैं, इनको सबको तोड़ दो। और तोड़ने से होगा क्या कि लोगों का एक जगह समूह इकट्ठा नहीं होगा, और जब समूह इकट्ठा नहीं होगा तो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। सामाजिक समारोह बंद करा दिए, नौरोज़, ध्यान सुनिएगा, नौरोज़ का त्यौहार बंद करा दिया, शुक्रवार को पीर मज़ार पर जो दिए जलाए जाते थे उसको बंद करा दिया, जबकि ये मुस्लिम थे।
तो कहेंगे सर उसको बंद करने का क्या मतलब था? अरे भैया लोगों की भीड़ होगी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, इससे उसको बंद करा दिया। ध्यान सुने रहिएगा। इसके अलावा इसने जो सती प्रथा थी उस पर रोक लगा दी। ध्यान सुनिएगा, सती प्रथा पे क्यों लगा दी भैया? सती प्रथा तो सामान्यतः हिंदुओं की थी। सती प्रथा वही होती है, आपको मैं आपको बताता हूँ, जौहर और केसरी मैं सब पढ़ा चुका हूँ। आपको नहीं पढ़ा तो आप जाकर पढ़िएगा मराठों को, सॉरी राजपूतानों में। तो जो इस समय था सती प्रथा इसलिए रोक दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरम में महिलाओं की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। बाकी आगे की कहानी आप समझ सकते हो। तो ये कहा करता था कि सती प्रथा पे रोक लगा दे। दूसरा, ध्यान सुनिएगा, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे झरोखा दर्शन शुरू कराया था कौन? अकबर ने, वो बंद करा दिया। दारुल इस्लाम को दारुल हर्म बदलेगा, ये सिखों से कलमा हटवा दिया। अगला, दशहरा दीपावली मनाना बंद कर दिया। सोचिए, जो भगवान राम को लेकर उतने समय चला आ रहा था, कोई उसके राज्य में कितना बड़ा राज था मैं आपको दिखा चुका हूँ। कहाँ से कहाँ तक राज था देखिए ज़रा। इसका राज्य अगर आप भारत के मैप में ऐसे डिनोट करें तो ये बंगाल है, बंगाल से लेके कंधार तक, और अगर जम्मू कश्मीर से लेके बीजापुर गोलकुंडा तक इतने बड़े शासन पर, राज्य पर शासन कर रहा था कौन? औरंगजेब। तो स्वाभाविक है, अहोम विद्रोह में पढ़ा चुका हूँ, यानी 7 सिस्टर्स में इसके राज्य था। तो इतने बड़े राज्य में कोई दीपावली और दशहरा नहीं मना सकता था, नहीं गला काट देता। कौन? ये। इसके बाद इसने क्या किया कि नौरोज़ त्यौहार बंद करा दिया। तुलादान अकबर ने शुरू करा। तुलादान क्या होता है कि किसी राजा के वजन के बराबर सोना चांदी हीरा मोती तौले जाते थे। एक तरफ राजा बैठता था और एक तरफ सोना चांदी हीरे रखे जाते थे, उनको तौला जाता था। जब बराबर हो जाते थे तो जितना भी होता था सोना चांदी हीरा मोती, वो सारा का सारा गरीबों में क्या कर दिया था? दान कर दिया था। तो ये कहता था कि अगर मैं गरीबों को दान करूंगा तो इनके पास पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, इसे हटा इनको कुछ नहीं। तुलादान बंद करा दिया, सती प्रथा बंद करा दी, तीर्थ यात्रा पर कर लगाया। अकबर, याद करिए, अकबर जब गुजरात अभियान से लौट रहा था, इसने कहा हटाओ, तीर्थ कर नहीं लगाना चाहिए, हमारे राज्य के लोग तीर्थ नहीं जा सकते। इस प्रकार तीर्थ कर इसने फिर से लगा दिया। क्यों? ना तुम जाओगे ना किसी से मिलोगे। इस प्रकार ये धार्मिक कट्टर होता चला गया। क्या होता चला गया? धार्मिक कट्टर। और इसने क्या किया? शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा। ध्यान सुनिएगा, शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे, लेकिन अपने राज दरबार में शराब को अनुमति थी। नंबर 2, संगीत नहीं सुन सकता, कहीं बाजा नहीं बज सकता उसके राज्य में। समझिए, आप संगीत नहीं सुन सकते। कहा करता था संगीत 7 पाताल नीचे ले चलो और संगीत को वहाँ गाड़ के आओ ताकि बाहर इसकी आवाज़ ना आने पाए। और स्वयं बीड़ा बहुत बढ़िया बजाता था। अंदाजा लगा सब नहीं करेंगे, मैं मौज करूँगा। अपना बीड़ा बहुत अच्छी बजाता था। और उसी के समय में संगीत का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, मुगलों में सबसे ज़्यादा संगीत का अगर ग्रंथ लिखे गए तो उसके समय लिखे गए, औरंगजेब के समय लिखेंगे। दूसरा, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में बताया था कि इसके समय में सैनिकों की संख्या हिंदुओं की सबसे ज़्यादा थी, जबकि क्रिटिसिज्म होता है कि कायदे से उसको मुस्लिम रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको कारण बता चुका, मुस्लिम नहीं रखेगा भैया, हिंदू रखेगा। मरे हिंदू मारे हिंदू, यानी कि मराठा जाएँ तो मराठों से हिंदू लड़ें, हिंदू मरें, राजपूतों से लड़ें, हिंदू लड़ें, हिंदू हारें। इसका मतलब हुआ कि कुल मिला के एक लाइन में हम कह सकते हैं कि उसने जानकर हिंदुओं की संख्या क्या की थी? बहुत ज़्यादा करी थी। साथ ही इसने मथुरा और का केसरराव मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, बनारस का काशी मंदिर, ये सब के सब तोड़वा के नाश कर दिया। सबको तोड़ना इसने मुनाफी समझा और सबका नाश करके रख दिया। तो ये सही शब्द में कहा जाए तो औरंगजेब ने एक नृशंस शासक की अपनी स्थिति कर ली। लेकिन इसका जो बैड लक था, वो लक ये था कि ये हमेशा दक्षिण भारत की ओर भागता था। क्यों भैया? दक्कन में ही तो था शाहजहाँ के समय में, याद करिए, दक्कन का ही सूबेदार बनाया गया था ना जब शाहजहाँ जिंदा था, और यहीं से गया था मारने किसको? अपने बप्पा को। तो जब यहाँ गया था तो उसका इस क्षेत्रों से लगाव था कि मुझे ये चाहिए। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन ने, ध्यान सुनेगा, जिस प्रकार स्पेन नासूर था नेपोलियन के लिए, क्योंकि स्पेन जीतते जीतते नेपोलियन मर गया लेकिन जीत नहीं पाया, उसी प्रकार दक्कन किसके लिए नासूर बना? औरंगजेब के लिए, वही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। तो यानी जिस प्रकार नेपोलियन को स्पेन ने खा डाला, उसी प्रकार दक्कन ने औरंगजेब को खा डाला। तो कहा जाता है जो स्थिति स्पेन की थी नेपोलियन के लिए, वही स्थिति दक्कन की थी औरंगजेब के लिए। इस प्रकार औरंगजेब एक नृशंस शासक के रूप में स्थापित हुआ। उसने समाज में बहुत सारी पाबंदियां लगा कर रख दी। जैसे शादी समारोह बिना अनुमति के नहीं होंगे, कहीं पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, सामाजिक समारोह आप मना नहीं सकते, त्यौहार आप मना नहीं सकते, यानी जहाँ पर पब्लिक कलेक्शन हो, यानी कोबलेशन ऑफ सिटीजन्स, वहाँ पर सब रोक लगा दी।
आपको पता है ना क्यों लगा दिए ग्रुप? अरे रोक नहीं लगाता तो लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र से उसकी एक दिन हत्या कर देते। इस डर के कारण औरंगजेब ने चारों ओर तराई तराई मचा रखी थी। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ये शासक कैसा था? तो मेरा अपना व्यू है कि यह कट्टर मुस्लिम था, और कट्टर होना किसी चीज़ के लिए उचित नहीं है। कट्टर तो अकबर भी था, लेकिन अंत में उसने उदार नीति अपनाई। कट्टर बलवंत था, अंत में उसने नौरोज बनाया। कट्टर अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भी अंत में, लेकिन इसने अंतिम तक कट्टर स्वभाव अपनाए रखा और उसमें कोई समझौता नहीं किया। ध्यान सुनिएगा। इसके बाद इसके जो पुत्र थे मुअज्जम, और हमने आपको बताया था, तो वो जो 4 पुत्रों में आपस में बहादुर शाह फर्स्ट, तो इनमें आपस में क्या होगा? कंट्राडिक्शन हो गया। जब इसकी 1707 में क्या हो जाती? औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती, और जैसे ही मृत्यु हो जाती वैसे ही मुगल काल का वास्तविक पतन हो जाता है। बाकी तो नाम मात्र के तो 1947 तक बहादुर शाह जफर रहेगा। 1857 की विद्रोह की क्रांति का एक नायक बनेगा बहादुर शाह जफर, जिसको मैं कहानी कहाँ सुनाऊंगा? 1857 के विद्रोह में। तो ये कहानी थी औरंगजेब की। धार्मिक नीति आप समझ लिए, सामाजिक नीति आप जान ही लिए, और जो इसकी दक्षिण नीति थी वो भी आपकी समझ में अब आ चुकी होगी। इतना कुछ था जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो कमेंट्स में आपको जरूर बताइएगा, अपने सुझाव जरूर बताइएगा। जहाँ कहीं गलती होगी सुधारा जाएगा। ये जरूर नहीं कि पांडित्य हासिल हो विषय में, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा वनडे के लिए पर्याप्त है। मेंस के लिए कॉन्सेप्ट मैं देता जा रहा हूँ। अच्छा, मेंस में कैसे लिखेंगे मैं एक आपको लिखवा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा मेंस के लिए। चलिए पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ सुन लीजिएगा। औरंगजेब जितना ही क्रूर था हिंदुओं के लिए, ध्यान सुनिएगा, औरंगजेब जितना ही क्रूर था हिंदुओं के लिए, इसकी एक बिटिया थी जेबुन्निसा। क्या नाम था? जेबुन्निसा। वो उतनी ही ज़्यादा कृष्ण की भक्त थी। वाह, वेरी गुड। पिताजी हिंदू धर्म से नफरत करें और बिटिया कृष्ण को पूजने वाली, यानी मुस्लिम होकर वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नाम था जेबुन्निसा। क्या नाम था? जेबुन्निसा। ये जेबुन्निसा जो थी ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और कृष्ण आराधना में ही पूरा जीवन उसने निपटा दिया अपना। अंदाज़ा लगाइए ईश्वर की भक्ति किसको मिल जाए, कब मिल जाए, कुछ पता नहीं चलता है ना। चलिए आते हैं, तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा मेंस के हिसाब से कि कैसे हम लिखेंगे औरंगजेब के बारे में अगर हमसे टिप्पणी पूछी जाए या पूछा जाए तो ज़रा नोट कर लेंगे। सबसे पहले किसी भी विषय की हमें क्या लिखनी होती है? प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद यूँ कह लें सामान्य परिचय या परिचय, दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद औरंगजेब की अब 3 स्ट्रक्चर बना लीजिए। मेंस में ही काम आएगा जी, बाकी कुछ नहीं कहेगा। क्या? सामाजिक स्थिति, दूसरा आर्थिक स्थिति, इसके हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक स्थिति, मैं आपको बताया सेना में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? हिंदुओं की थी। इसके बाद धार्मिक स्थिति, है ना, ये आएगा किस में? मेंस में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद औरंगजेब की दक्षिणी भारत अभियान नीति। जाने के लिए तो मराठों से भिड़ गया था, क्या जरूरत थी उसको। इसके बाद औरंगजेब की नीतियों की प्रासंगिकता, औरंगजेब की नीतियों की प्रासंगिकता, मैं टिप्पणी पर बात कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। और लास्ट में आएगा निष्कर्ष। इन हेडिंग्स के आधार पर आप पूरे टॉपिक को ड्रा कर लीजिए, आराम से लिख लेंगे। आपको जरा सा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। समस्या ये आती है कि सर लिखते लिखते शब्द खत्म हो जाते, चाहे मेंस हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, और चाहे वनडे हो। वनडे में पता चला हमें उसकी आर्थिक नीति पता नहीं थी क्या थी, उसकी सामाजिक नीति पता ही नहीं थी, तो आपको इसलिए इस स्ट्रक्चर से आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये था फिलहाल आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।